आज का टॉपिक है शॉक। शॉक क्या होता है, जिस्म के अंदर शॉक क्या होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक शॉक की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ये शॉक होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चीज़ों की डिस्कशन करेंगे तभी समझ में आएगा शॉक क्या होता है। एक पंप की बात करेंगे, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा कार्डिक आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल पंप हार्ट को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट पंप करता है ब्लड। दूसरा है कार्डिक आउटपुट, कितना कार्डिक आउटपुट हार्ट यानी दिल फेंक रहा होता है एवरी मिनट, उसे कहेंगे कार्डिक आउटपुट। और कैपेसिटी का मतलब ये है कि वेसल में कितनी कैपेसिटी है। जो 5 लीटर अगर कार्डिक आउटपुट पर मिनट के हिसाब से ये फेंक रहा है तो उतना ही वॉल्यूम यानी वेसल के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे और वापस रिटर्न हार्ट को दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्ट है, अगर हार्ट में दिल में कोई मसला नहीं है तो ये अपना पंप सही कर रहा है तो ठीक है। दिन की ये क्या करेगा, कार्डिक आउटपुट दे देगा। ये जो आर्टरीज़ हैं, मेजर आर्टरीज़ में ये कार्डिक आउटपुट देगा। 1 मिनट में तकरीबन 5 लीटर अराउंड नॉर्मल 5 लीटर कार्डिक आउटपुट होता है। देन तीसरा ये है कि जो वेसल है, वेसल में कितनी कैपेसिटी है, ये बहुत डायलेट है या बहुत कंस्ट्रिक्ट है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मली ये 5 लीटर ही एक्सेप्ट ही करते हैं, इसके अंदर 5 लीटर ही आता है अराउंड। लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट 5 लीटर, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 4500 से लेके 5500 तक कार्डिक आउटपुट हो सकता है और इसकी कैपेसिटी इतनी हो सकती है। अच्छा, अब शॉक की बात करेंगे। शॉक में होता ये है कि या तो ये पंप में मसला हो, कार्डिक आउटपुट ठीक है, कैपेसिटी ठीक है, लेकिन पंप में मसला है तो क्या होगा, शॉक कहलाएगा। या दूसरा कि पंप सही है, कार्डिक सही है, लेकिन कार्डिक आउटपुट में मसला है, यानी ब्लड जो है उसमें कमी बेशी है, तो जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं होगी, इसका मतलब शॉक कहलाएगा ये भी। अब तीसरा ये है कि पंप सही है, कार्डिक आउटपुट भी सही है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, ये जो वेसल है इनमें जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा होती है, ये डायलेट हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ये स्टक होके रहता है, तो वापस दिल में नहीं आता कार्डिक आउटपुट, तो एक शॉक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट शॉक, फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें 4 शॉक बहुत लाजमी है। पहला शॉक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब यही है कि ब्लड वॉल्यूम में कमी है, फ्लूइड की कमी है, यानी पंप और वेसल ठीक है, जो कैपेसिटी जिस्म की है वो सही है, पंप सही है, लेकिन मसला किस में है आ रहा है कि जो कार्डिक आउटपुट है टोटल उसमें कमी आई है। वो कमी की क्या क्या कॉज हो सकते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो जिसे हाइपोवोलेमिक शॉक भी कहा जाता है, दूसरा हेमरेजिक शॉक भी कहा जाता है। इसको मल्टीपल नाम दिए जाते हैं, लेकिन हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या कॉज हो सकता है उसे हेमरेज कहा जाता है। हेमरेज का मतलब ये कि ब्लड लूज़ हो रहा है। अब ब्लड लूज़ हो रहा है, कहाँ से लूज़ हो रहा है ये हमें देखना पड़ता है। अगर ब्लड 2 तरीक़े के ब्लड लूज़ के चांसेस हो सकते हैं, एक इंटरनली हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। अब एक और नाम दिया जाता है कि कंसील हेमरेज। जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसके रिजल्ट में एक शॉक आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंसील हेमरेज कहो या इंटरनल हेमरेज कहो, ये सेम है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से एक आपको बता देता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, स्पेशली हीमोपेरिटोनियम में ब्लड जमा हो जाता है, यानी पेरिटोनियम में जब ब्लड जमा हो जाएगा हीमोपेरिटोनियम हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल ब्लीडिंग है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और शॉक में मरीज़ चला जाता है। दूसरा साथ साथ में हीमोथोरिक्स हो सकता है,
हीमोथोरेक्स वो है कि मतलब जिसके रप्चर हुआ है, लंग्स में कोई आर्टरीज रप्चर होके लंग्स में के प्यूरल जो कैविटी है उसमें ब्लड जमा हो रहा है, और जब ब्लड यहाँ जमा होगा तो कार्डियक आउटपुट सही से वापस नहीं आ दिल में आएगा, तो दिल कैसे कार्डियक आउटपुट अपना पूरा कर सकता है। ये इंटरनल ब्लीडिंग है जिसे कंसील हेमरेज भी कहा जाता है। और साथ साथ में हम अभी एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल में फॉर एग्जांपल ट्रॉमा आ सकता है। ट्रॉमा का मतलब ये कि कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होकर कोई एक्सटर्नल कोई रप्चर हुआ और ब्लीडिंग हो गई, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हेमरेज हो जाएगा, यानी ब्लड कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो जीआईटी, यानी जीआईटी में कोई हेमरेज हेमेटोसिस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलेगा, पता तो चलेगा कम से कम ये ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जो इंटरनल होती है ये ब्लीडिंग का इतना जल्दी पता नहीं चलता, एक्सटर्नल ब्लीडिंग का पता चलता है। ये हो गया कि ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवेलमिक शॉक कैसे हो सकता है। तो हाइपोवेलमिक शॉक के कॉज का पहला पार्ट है ब्लीडिंग, यानी ब्लड की लूज़। अब दूसरा है प्लाज्मा लूज़ हो सकता है, तो इसकी वजह से भी शॉक में चला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्न्स, जो इलेक्ट्रिक बर्न्स के पेशेंट आते हैं या दूसरे तरीके से कोई जले हुए मरीज़ आते हैं, कितना % जला हुआ है, उनमें टोटली क्या होता है, थर्मल इंजरी होती है या कोई भी इंजरी हो सकता है बर्न्स में, तो उनमें प्लाज्मा लूज़ होता है। जब ज़्यादा प्लाज्मा लूज़ होता है हीमेटोक्रेट कहा जाता है, हीमेटोक्रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है हेमरेज हाइपोवेलमिक शॉक में चला जाता है। अच्छा, एक और डर्मेटाइटिस है, इसमें भी प्लाज्मा लूज़ होता है, एक्सफोलिएटिव कहा जाता है जिसे। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस एक टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस है जिसके अंदर एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा लूज़ हो जाता है। अब इसके अलावा तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि लूज़ ऑफ फ्लूइड हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है। अगर कोई एक्सटर्नल लूज़ ऐसे हो सकता है जैसे सीवियर डायरिया हुआ, वोमिटिंग हो गई, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए, फ्लूइड कम हो गया, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। पॉलीयूरिया जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस अभी नेक्स्ट का ही डिस्कस करेंगे, तो इसमें कैसे पॉलीयूरिया होता है, यानी जिस्म में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज क्या करता है, पानी को भी लेके किडनी से निकल जाता है इनिशियल, जिसे क्या कहते हैं पॉलीयूरिया कहा जाता है। इसके रिज़ल्ट में भी क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर हम कहीं पे गर्मी में बैठेंगे, डेजर्ट एरिया में बैठेंगे, तो क्या होगा कि एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से खाली फ्लूइड निकल आएगा, तो उससे भी क्या होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। यही एक्सटर्नल था। अब इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड स्पेसिस में पानी जमा हो जाता है। थर्ड स्पेसिस का तो पता होगा, जैसे एसाइटीज़ है, एसाइटीज़ का मतलब ये कि पानी थर्ड स्पेस में पानी जमा हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थर्ड स्पेसिस में पानी जमा होता है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है, तो इन्फ्लेम हो जाते हैं पेंक्रियाज के आसपास के सेल, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि पानी की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे सूडोसिस्ट होता है उसमें, तो जिसके वजह से अवल जिस्म में जो पानी वो कम हो जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता किस में चला जाता है, हाइपोवोलेमिक के शॉक में चला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लड लूज़ का बता दूँगा को स्टेजेस होते हैं। अगर खाली ब्लड लूज़ हो रहा है तो इनिशियली अगर 750 यानी 15% ऑफ जो कार्डियक आउटपुट है ब्लड लूज़ हो गया, मतलब ये 5 लीटर है, 5000 ml है। 5000 ml में से अगर 15% लूज़ हो जाता है यानी 750 ml, तो इसमें ये स्टेज फर्स्ट कहलाता है, जिसमें हार्ट रेट ब्लड प्रेशर में कोई इतना ख़ासा फ़र्क नहीं आता है, सेम रहता है नॉर्मल, क्योंकि जिस्म कंपनसेट करता है। इनिशियल स्टेज होता है। दूसरा होता है, अगर स्टेज दूसरा ये है कि अगर 15 से 30% ब्लड लूज़ हुआ, यानी 750 से 1500 तक ml, यानी 5000 में से 1500 निकालेंगे तो 3500 रहा, तो इसमें जिस्म कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता
बीपी की डाउन की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा जिस्म कंपनसेट करेगा इसको पूरा करने के लिए। ये स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 की तरफ जाएंगे तो स्टेज 3 में 30 से 40% तक ब्लड लूज़ होगा, जिसमें 1500 से लेके 2000 ml तक ब्लड लूज़ हो सकता है। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हमारा जो कंपनसेटरी मेकेनिज़म है, जो रास सिस्टम है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, ब्रीदिंग हमारी बढ़ जाएगी। बीपी कम हो रहा है तो इसी तरह रास एक्टिवेट हो गई है, हार्ट रेट बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अब लास्ट स्टेज होता है 40% से ज़्यादा अगर ब्लड लूज़ हो गया, यानी 2000 ml से ज़्यादा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 ml अगर लूज़ हो गया, रह गया कितना, 2500 ml रह गया 5000 में से, तो ये क्या होता है, वाइटली अनस्टेबल होगा। इसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और साथ में वेज़ोप्रेसन, विटामिन जो भी चलाना है। लेकिन स्पेशली हाइपोवेलमिक शॉक है तो उसमें सबसे बेस्ट जो चॉइस है वो नोरेपिनेफ्रिन है। नोरेपिनेफ्रिन को साथ देने वाला क्या है, वेज़ोप्रेसन है। ये दोनों चलाएंगे। देन लास्ट में जो होगा तीसरे स्टेज में क्या आएगा, हाइड्रोकोड यानी कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नोरेपिनेफ्रिन, वेज़ोप्रेसन इनिशिएट होगा स्टेज 4 के बाद। इसमें यूरिन आउटपुट नील हो जाएगा।